हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन विजन आईएएस पीटी 365 का इकोनॉमी का पार्ट 4 हम लेकर के आए हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटी 365 अपने आप में एक संपूर्ण करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करता है और इसको बार बार आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर हम एक रैपिड रिवीजन के तौर पर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने कल्चर का विजन आईएएस पीटी 365 ऑलरेडी कवर करके रखा है। देन एनवायरनमेंट का भी हमने कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी मैराथन सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार उससे भी जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया वो कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है, किसी और की करेंसी से हमको अपनी करेंसी में ट्रांसफर करना होता है, देन हमारी करेंसी से किसी और की करेंसी में ट्रांसफर होता है। दैट इज सिंपल एक्सचेंज जो होता है उसके बारे में हमने बात करी। एक्सचेंज रेट अब जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने रुपए में एक्सचेंज करना है, तो ये यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि इंडियन रुपीज का जो वैल्यूएशन है अगेन द करेंसी ऑफ अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर सर्ज टू नियर 2 ईयर हाई ऑन अ सेंट्रल बैंक इन इंटरवेंशन। तो अभी हमको जो इंडिया का जो वैल्यूएशन देखने के लिए मिल रहा है इंडियन रुपी का, वो थोड़ा सा हायर साइड पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं वो एलिवेट कर रहा है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को। अब करेंसी वैल्यूएशन होता क्या, अगेन वही इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ और वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। बहुत बेसिक टर्म है, ठीक है। अब इस एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर लेते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ करेंसी इज पैज्ड और फिक्स्ड। हमने पहले से तय करके रख लिया कि इतने पर ही हम करेंगे, तो दैट इज नोन एज पैज्ड और फिक्स्ड करेंसी। ठीक है, अनदर बास्केट के कंपैरेटिवली हमने फिक्स कर लिया है। यहाँ पर बेसिकली जो सेंट्रल बैंक होता है वो इस कहीं ना कहीं इस फिक्स्ड रेट को इंटरवीन करने की कोशिश करता है, कभी चेंज भी होता है। अब यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आता है कि उस समय पर मार्केट में जो डिमांड चल रही होगी उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में अपने उसकी पैसे का बताएंगे कि कितना उसका हमको अमाउंट रखना है। ठीक है, अब इसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? तो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट भी एक अलग टर्म दिखाया गया है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर कौन करेगा? सेंट्रल बैंक यहाँ पर इस पर फोकस करेगा। बहुत बेसिक टर्म्स थे लेकिन पता होना चाहिए, राइट। अब एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन इंडिया के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये इस पे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिला हुआ है। तो नीर इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ अ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो होम करेंसी फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली कितना नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है, और रीर वेटेड एवरेज होता है जहां पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया जाता है फॉर अ रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे लॉन्च करती है। तो 2023 में क्या नई बात करी गई, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पर ये फोकस करते हैं, तो उसका सेक्शन 5 याद रखना है आपको। सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप के प्रिंसिपल पर आधारित है विद एक्सपोर्टर। यहाँ पर एफटीपी 2015-20 का लक्ष्य जो हम 5-5 साल के लिए जो बनता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो सिनारियो वो चेंज हुआ है, इसलिए 2023 में आ पाई है रिपोर्ट। देखिए कोरोना के कारण बहुत सारी चीजों में आपको अब लेट रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल रही है, उस समय पर नहीं बना पाए थे तो ये लेट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया ने एक रीच किया है रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का। यहाँ पे 4 पिलर्स हैं न्यू एफटीपी अप्रोच के, फ्रॉम इंसेंटिव टू टैक्स रिमिशन, ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटी थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ बात नहीं है, लेकिन हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपको पता होगा कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के कंपैरेटिवली नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF बनाया गया है, जो फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। जो भी WTO के साथ हम ट्रेड में एग्रीमेंट करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन करने का बेसिकली ये काम करता है।
फोर्स में कब आया था? 2017 में आया था। और रेड टेपिज्म जो होता है, जहाँ पर लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, बॉर्डर्स पर बहुत देखने के लिए मिलती है कि इतना पैसा दो तो आपका माल जाने देंगे, इतना पैसा दो तो माल जाने देंगे, वही उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। हमारे यहाँ इंडिया में इनिशिएटिव किसने लिया? तो DGFT ने लिया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। इंडिया में ये इसको फैसिलिटेट करने का काम करता है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज अलग अलग बनाई जाती हैं। एक याद रखना है आपको, निर्यात बंधु। निर्यात बंधु क्या होंगे? यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर मॉनिटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर। उनको क्या करना है? ढूंढने का काम, जो सर्चिंग का काम करेंगे ना, उनको हम निर्यात बंधु बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस ऑफ EIEC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आपको जनरेट होता है। पहले ये इसका एक कार्ड बनाया जाता था, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली बन जाएगा, 10 कैरेक्टर्स का होता है, ये बेसिकली कार्ड के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। फिर ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देखिए आगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पहले हम अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां पर ही निकलवा के, होम कंट्री पे निकलवा के, साइन करवा के भेजना पड़ता था। अब इसकी फैसिलिटी भी ऑनलाइन कर दी, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क अब बहुत कम हो गया है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव बाय FTP 2023, तो स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी होती है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज भी होती हैं, जो बेसिकली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। अब ऐसा जरूरी नहीं केवल बॉर्डर पर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा, बहुत सारी ऐसी हमको एक स्टेट से दूसरी जगह भी चीजें भेजना पड़ती है, फिर वहां से वो उनका एक्सपोर्ट फर्दर होता है, तो इनके लिए भी यहाँ पर बात करी गई है। देन वी हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, EPCG स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। Basically, it facilitate the imports of a capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness. तो इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको, क्वालिटी गुड्स को क्या करना है? हमको यहाँ पर इम्पोर्ट करने का काम करना है। ठीक है। इट अलाउ द इम्पोर्ट्स ऑफ अ कैपिटल गुड्स एट अ जीरो कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी कैसी रख रहे हैं यहाँ पर? जीरो कस्टम ड्यूटी रख रहे हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर मैन मेड ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं, जो बिजनेस यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूस कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कुछ हमने जैसे कि मशीनरी बुलवा ली, कुछ हमने टूल्स बुलवा लिए, व्हीकल्स बुलवा लिए, कंप्यूटर्स बुलवा लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे, इससे हम फिर से कोई एक चीज जनरेट करके बाहर भेज देंगे, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं ना, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल जनरेट होती है, असेट जो हमारे जनरेट होते हैं, दैट इज नोन एज आर कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब इसके एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन एलिजिबल है? तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्केंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं? इट इज अ पर्सन हु इज एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और इंटेंड टू एक्सपोर्ट सच गुड, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो गुड खुद तैयार कर रहा है। मर्केंट एक्सपोर्टर क्या होता है? जो ट्रेडिंग में इंगेज होता है, वो मर्केंट एक्सपोर्टर। और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एकता में यहाँ पर यूज होता है, इम्पोर्टर अंडर EPCGs आर सब्जेक्ट टू एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। मतलब अगर इम्पोर्टर को, मतलब एक जैसे कि आपने शायद अमेजोन वगैरह पर आजकल देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है कि 2 पीसेस ही बुलवाने पड़ेंगे आपको, ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। तो एक ऑब्लिगेशन रहता है कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, दैट इज नोन एज AEO। नेक्स्ट वी हैव अदर की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं यहाँ पर? डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले बात की गई है, तो E-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स बनाए गए हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, एक्सपोर्ट के हब्स बना दिए गए हैं जो डिजिटलाइज होंगे, वही बात है ना, बेसिक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के लिए इनको हमने क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया है। ECEH क्या है? दे मे बी अ सेटअप थ्रू द प्राइवेट इनिशिएटिव, कोई भी कर सकता है, ट्रिपल P मॉडल पर आधारित हो सकता है। ट्रिपल P मॉडल चर्चा में तो थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाकघर निर्यात केंद्र दिखाई देंगे, ये भी कहीं ना कहीं पोस्टल रूट्स जो होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं E-कॉमर्स के प्रमोट के लिए यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। देन वी हैव ड्यूटी एग्जम्प्टेड रिमिशन स्कीम्स, कहाँ पर हमको ड्यूटी में थोड़ी बहुत छूट देनी है, तो ड्यूटी एग्जम्पशन बोलते हैं उसको। तो इम्पोर्ट अंडर AA दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ अ बेसिक कस्टम ड्यूटी, नहीं देना पड़ेगी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं लगेंगी। फिर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ड्यूटी फ्री हो जाए, कुछ अमाउंट देना पड़ता है, कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन शैल बी एग्जम्प्टेड ओनली फ्रॉम द पेमेंट्स ऑफ अ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ही की पेमेंट से बच जाते हैं, बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आपको स्कीम्स हमने बता दी है।
अब इसके बाद इट वॉज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसे नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आया है, स्कोमेट। स्कोमेट क्या होता है? दैट इज स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, इसको याद रखेंगे आप लोग। देन वी हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि फ्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ एग्जम्प्टेड, कुछ हमको छूट दी जाती है ना, तो एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है और एलिमिनेट कर देता है कुछ ट्रेड बैरियर्स को, दैट इज नोन एज एफटीए। बहुत बेसिक है। तो इंडिया ने अभी बायलेटरल एग्रीमेंट किसके साथ किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स। ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत काम करेगी। जितने भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, ये ध्यान रखेंगे। किस तरह से रेगुलेशन करना है, किस तरह से पॉलिसीज बनाना है जो इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह सेम रहेंगी, क्या टैरिफ लगाना है, क्या कोटा लगाना है, कौन सा लाइसेंस प्रोवाइड करना है, एवरीथिंग, ठीक है। अब इसमें टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों आ जाते हैं। टैरिफ बैरियर्स में सिंपली टैक्स आ जाता है, इट एड्स टू द कॉस्ट बॉर्न बाय कंज्यूमर ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में कौन कौन से जाते हैं? पॉलिसी मेजर्स अपार्ट फ्रॉम द टैरिफ्स दैट इम्पैक्ट द इम्पोर्टर्स इनटू अ कंट्री, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टर को इम्पैक्ट करने वाले उससे रिलेटेड है, ठीक है। अंकटाड तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड ने 16 तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में बताया, ये थोड़ा सा ध्यान करें, ठीक है। कुछ आपको टेक्निकल बैरियर्स भी मिलेंगे, जैसे कि सैनिटरी हो गया, फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गए, ये भी यहाँ पर हमको लेना पड़ते हैं। अब यहाँ पर अंकटाड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। दो तरह की रिपोर्ट्स निकालता है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड द इंडियन इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1964 में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम मेंबरशिप की बात करेंगे तो 195 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। देन फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्यों? क्योंकि WTO के कारण ही, आप लोगों ने वो जो किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा वो उसके कारण ही थे। इसके अलग अलग बॉक्सेस मैंने आपको शायद पढ़ाए हैं, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, है ना, उस तरह से इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीरो टैरिफ कमिटमेंट के लिए वही देखिए, इंडिया ने वायलेट किया इट्स जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसके कारण इतनी सारी पंचायत आपने देखी, ठीक है ना। तो 3 मेन स्टेजेस होती है सेटलमेंट प्रोसेस की, तो उसके द्वारा कंसल्टेशन करते हैं, फिर बोथ साइड उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल के पास जाता है, बहुत बेसिक चीज है ये, हमको इसमें इतने डीप में नहीं जाना है आप लोग, लेकिन बॉक्सेस एक बार पढ़ लीजिएगा, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स कौन से होते हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसी पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है, AOA जिसको कहते हैं ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये अलग अलग चीजें थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही है आपको, एक फोरम है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स वगैरह सेट करने का काम करता है। इसका 1948 में फाउंड हुआ था, तब इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका नाम था। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया। 164 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और इसने एक एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड WTO 2017 में लॉन्च किया गया है, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड WTO मेंबर्स के द्वारा। देन वी हैव डी डॉलराइजेशन, दैट बहुत ज्यादा चर्चा में था। ब्रिक्स का पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड न्यू करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इनकी खुद की अब करेंसी होगी, इनका खुद का एक बैंक भी है। इस बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब ये अपनी खुद की करेंसी भी निकालने वाले हैं, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए यूज करेंगे। ऑल्सो इंडिया और मलेशिया ने एग्री किया है सेटलमेंट ट्रेड इन इंडियन रुपीज, अब इंडियन रुपीज में ही ट्रेड होने लगेगा। तो ये स्टेप फॉरवर्ड किसके तरफ है? डी डॉलराइजेशन, हर चीज डॉलर में नहीं होगी, ये चीज बहुत बेसिक है ना। फिर रेमिटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, जो कि जैसे कि बाहर से जो भी धन हमारे पास आ रहा है, जैसे कि कोई फॉरेन में रह रहा है किसी का बच्चा और वहां से अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भेज रहा है, दैट इज नोन एज रेमिटेंसेस, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो इंडिया में अपने कॉल सेंटर वगैरह बना लेती हैं, तो इंडिया के लोगों से कहीं ना कहीं काम करवा रही है और उनको वहां से पैसा भेज रही है ना, तो रेमिटेंसेस इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ के तहत यहाँ पर ये आता है, ठीक है। देन वी हैव लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एक अभी चर्चा में थी, RBI ने इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। RBI की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको इंक्लूड किया ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स बाय द इंडियन रेसिडेंट। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को ओवरसीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट स्टेटस की बात करूंगी तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से पहले आपको कंसल्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद इंडियन ओवरसीज यूज क्रेडिट कार्ड का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर वो कैप को थोड़ा कम कर दिया गया है, किसके तहत, फेमा स्कीम के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर इसको कम कर दिया गया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चर्चा में था तो 1994 में स्टैब्लिशमेंट होता है, पता ही आपको, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत। देन उसके बाद हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, 190 इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर मेंबर है। न्यूएस्ट मेंबर कौन सा एड ऑन हुए, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।